नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन राइटिंग एंड सिटी लाइफ। बच्चों आज हम इतिहास विषय में जो राइटिंग और सिटी लाइफ का पढ़ेंगे बच्चों, इसमें इससे पहले हम ये देखेंगे कि विश्व की प्राचीनतम जो बहुत सारी सभ्यताएं थीं, उनमें सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, यूनानी और रोमन सिविलाइजेशन, जिसमें यदि भारत में देखें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम आता है। उसी में एक है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस चैप्टर में हम पूरा इसी का पढ़ेंगे, वही कि हम राइटिंग और सिटी लाइफ को हम बच्चों पढ़ेंगे आज। मेसोपोटामिया व हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि बहुत सी पुरानी चीज़ें हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पा की तरह की ही मिली हैं। इसी से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाया कि मेसोपोटामिया व हड़प्पा दोनों का टाइम पीरियड सेम है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मैसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है। दो नदियाँ दजला और फरात, दजला यानी टाइग्रस रिवर और फरात एफ्रेटिस रिवर, तो ये दो नदियाँ हैं जिनसे मिलकर दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो है मेसोपोटामिया। इसलिए यहाँ के बीच की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ है। मेसोपोटामिया सभ्यता को आज के टाइम में वर्तमान में हम इराक कहते हैं, जिसे कभी बेबीलोनिया कहते थे। वो जगह ईरान व टर्की वाले क्षेत्र में थी। वहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्तमान के भारत और पाकिस्तान में कई किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। तो बच्चों आपको समझ आया विश्व की कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिनमें कुछ जैसे सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, यूनानी व रोमन, उसी में भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया जिसको आज हम इराक कहते हैं। कौन सी दो नदियों के बीच में है? अभी मैंने आपको बताया, टाइग्रस रिवर और एफ्रेटिस रिवर, यानी दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। मेसोपोटामिया को आज हम इराक कहते हैं, पहले क्या कहते थे? बेबीलोनिया कहते थे। वो जगह ईरान और टर्की वाले क्षेत्र में थी। और वही हड़प्पा सभ्यता मैंने क्या बताया, वर्तमान के भारत व पाकिस्तान के कई किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। मेसोपोटामिया का मतलब मैंने बताया आपको दो नदियों के बीच का क्षेत्र तथा हड़प्पा एक जगह का नाम है। हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि जहाँ हड़प्पा सभ्यता यानी खुदाई से जो अवशेष मिले, वहाँ उस जगह का नाम पहले हड़प्पा था, जो सिंधु नदी के पास है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यताएं की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं यानी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल व समृद्धशाली साहित्य यहाँ का, मैथमेटिक्स, खगोल विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी, लेखन प्रणाली। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो भाषा थी वो थी सुमेरियन, अकाडियन और अरामाइक यहाँ की भाषा थी। बच्चों यदि आपको आए मेसोपोटामिया सभ्यता के फीचर्स क्या हैं, तो भी जो मैंने आपको बताया, शहरी जीवन, संपन्नता, विशाल व समृद्धशाली साहित्य, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग और लैंग्वेज क्या बताई मैंने, सुमेरियन, अकाडियन और अरामाइक। अब हम देखते हैं आगे मेसोपोटामियन सभ्यता को जानने के हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं। बच्चों वो हैं भवन, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, मोहरे यानी स्टैम्प, हथियार और लिखित डॉक्यूमेंट, कॉइन्स यानी सिक्के। बच्चों मेसोपोटामिया, अब हम आगे पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी रही है। बच्चों आप यदि इसमें मैप में देखें तो मैंने आपको बताया था भी, ये दजला और फरात नदी मैंने आपको बताया था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और साउथ में है इसके ये रेगिस्तानी क्षेत्र है दक्षिण में, ठीक है, ये डेजर्ट इलाका है। इराक भौगोलिक विविधता वाला
देश है। पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बहुत सी, जैसे ये आपको डॉट डॉट ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं। ठीक है। यहाँ स्वच्छ झरने, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा के कारण अच्छी खेती होती है और पशुपालन भी यहाँ पर खूब होता है। उत्तर में ऊंची भूमि है, स्टेपीज यानी घास के मैदान हैं। और इसके अलावा 2 नदियाँ मैंने आपको बता दिया, ये दजला और फरात नदी बहती है। दक्षिण में रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया, जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का उदय हुआ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शहरीकरण का महत्व, यानी द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइज्म। तो अब हम ये इसको पढ़ेंगे। शहरी केंद्र खाद्य उत्पादन, व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं जैसी विभिन्न इकोनॉमिक गतिविधियों में शामिल है। आप सभी जानते हो, जो गांव होते हैं, गांव में खेतीबाड़ी होती है और पशु पाले जाते हैं, जबकि जो शहर होते हैं वह बहुत सारे जो हैं कारखाने होते हैं, वहाँ सड़कें होती हैं, वह अन्य जो है क्रियाकलाप कार्य होते हैं। शहर के लोग स्वयं आत्मनिर्भर नहीं थे, उन्हें नगर या गांव पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज भी देखो, बहुत जो शहर है वो किस पर डिपेंडेड है? गांव पर। वैसे भी कहते हैं कि समाज में जो लोग समाज में रहते हैं, सब, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, वो भी किसी न किसी पर डिपेंड है। क्योंकि खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो समाज के लोगों से हमें मिलती हैं। तो इसीलिए मेसोपोटामिया में शहर के लोग किस पर डिपेंडेड थे? नगरों पर या गांव पर निर्भर थे। एग्जाम्पल के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को बाहर से, ठीक है, कांसे के औजार की आवश्यकता होती थी, और कांसे के औजार बनाने वाले को जो भी मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल, वो भी उसे बाहर से मिलता था। इसी प्रकार से लकड़ी के कोयले की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन, यानी जो कार्य था, जो लेबर थी, वो सब बटी हुई थी, सब एक दूसरे पर डिपेंड थे। ईंधन, धातु, पत्थर, लकड़ी, ये आदि शहर के निर्माता दूसरी जगह से मंगाते थे। गांव से शहर तक अनाज की व अन्य खाद्य पदार्थों की डिलीवरी होती थी। बच्चों, अब लोगों ने चीज़ों को सेव करना, स्टोर करना शुरू कर दिया, जिनके लिए संगठित व्यापार व भंडारण की आवश्यकता होती थी, यानी स्टोर करने की आवश्यकता होती थी चीज़ों को। ऐसी प्रणाली में कुछ लोग तो जो है ऑर्डर देते थे कि हमें जो है इतना माल चाहिए, और वह दूसरे इसका पालन करते थे, और सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी था। अब रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब उनको लिखना आना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए जो था फिर राइटिंग यानी लेखन कला शुरू होती है। शहरों में ये मैंने जैसे आपको बताया जो मिनरल्स थे ये बहुत कम थे। दक्षिण में जो टूल्स यानी औजार, मोहरे यानी स्टैम्प और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की बहुत कमी थी। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग जो था इन ज़्यादातर चीज़ों को जो है तुर्की, ईरान व अरब के खाड़ी देशों से मंगाया करते थे। बदले में उनको अपना कपड़ा और कृषि से उत्पादित जो भी चीज़ें होती थी वो उनको देते थे। जलमार्ग द्वारा व्यापार होता था। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, यानी लेखन कला का विकास। करीब 3200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएँ यानी पहली टैबलेट पाई गई। इन टैबलेट्स में चित्र जैसे चिन्ह बने हुए थे। संभवतः लेखन तब शुरू हुआ जब शहरों में लेन देन की आवश्यकता हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शहरों में जो माल लाते ले जाते थे, तो और कुछ जो ऑर्डर दिया करते थे उसके लिए रिकॉर्ड रखना ज़रूरी था। अब रिकॉर्ड कैसे रखें? तो तभी से शायद ऐसा लगता है कि लेखन कला तभी से शुरू होती है। लेखन प्रणाली, द सिस्टम ऑफ राइटिंग, इसको यानी यूनिफॉर्म, ये क्या थी? ये उस समय क्या करते थे लोग? ये गीली मिट्टी की पट्टिकाएँ यानी टैबलेट्स बनाते थे, उसके ऊपर किसी नुकीली चीज़ से लिखा करते थे, और जब वो पट्टी यानी टैबलेट सूख जाती थी
तो जो उसको के ऊपर लिखा होता था वो शब्द, वो चिन्ह, ठीक है, वो स्पष्ट उभर करके सामने आ जाते थे, क्योंकि गीली मिट्टी की टैबलेट पर किसी नुकीली चीज़ से लिखी जाती थी, इसलिए इसको कीलाकार लिपि कहते हैं, क्यूनिफॉर्म। अब लेखन का प्रयोग, द यूज ऑफ राइटिंग, इसमें हम देखेंगे बच्चों कि ये कैसे शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि उरुक नगर था, मेसोपोटामिया में एक नगर था जिसका नाम था उरुक। वहाँ के राजा थे एन मरकर, ठीक है, एन मरकर। उन्होंने एन मरकर के बारे में एक हमें जो है लिखा हुआ एक महाकाव्य यानी एपिक मिला है, जो सुमेरियन भाषा में है। मतलब मेसोपोटामिया में एक नगर है उरुक नगर के एक राजा थे एन मरकर, उनके विषय में सुमेरियन भाषा में एक महाकाव्य लिखा हुआ मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो राजा एन मरकर थे उरुक नगर के, वो उरुक नगर को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, और उरुक नगर में भी विशेषकर उनका ध्यान था मंदिरों को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपना एक मैसेंजर यानी दूत अरट्टा नाम के दूर देश के राजा के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। किस लिए भेजा बच्चों? क्योंकि जो एन मरकर था वो उरुक नगर और साथ ही उरुक नगर में मंदिर को बहुत सुंदर बनाना चाहता था, और अरट्टा नाम के जो देश था वहाँ से बहुत सारी जो है वहाँ के शासक के पास भेजा, जिससे कि वहाँ काफ़ी उसको जो है बहुमूल्य रत्न और धातुएं मिल जाएं। लेकिन अच्छा, वो चला भी वहाँ से, मैसेंजर दूत वहाँ से चला भी, उस समय रास्तों का भी इतना नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो चलता रहा, दिन रात चलता रहा, कई माउंटेन उसने पार किए, यहाँ तक कि उसने करीब जो है 5 माउंटेन्स रेंज, 6 माउंटेन्स और फिर 7 माउंटेन्स रेंज पार की, पहुँच भी गया वो वहाँ पर अरट्टा। और वहाँ अरट्टा के मुखिया से उसने जब चांदी प्राप्त करने के लिए या बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने के लिए कहा, तो उसने उसको जो है मना कर दिया। तब इसने जो उसका जो दूत था एन मरकर का, इसने उसको काफ़ी समझाया, धमकियाँ भी दी, पर वो नहीं माना, वापस आया। उसके बाद राजा एन मरकर ने, मैं आपको बता रही हूँ राइटिंग जो लेखन प्रणाली थी कैसे शुरू हुई, तो राजा एन मरकर को कुछ समझ नहीं आया, उसने ऐसे ही कैसे मैसेज भेजूँ समझ नहीं आया। तो उसने बस ऐसे ही एक गीली मिट्टी ली, उसकी एक टैबलेट बनाई, उसके ऊपर कुछ शब्द लिख दिए, ठीक है, हालांकि उस समय कुछ शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। फिर मैसेंजर उसको लेके चला, उसने वो पट्टिका उसको हाथ में दे दी अरट्टा के राजा के, उसने उनको, वो कीलाकार शब्द थे, उसको समझ ही नहीं आया ये क्या है। खैर जो भी हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, कुछ इतिहासकार कि नहीं ये बात ठीक है। सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन प्रणाली शुरू की थी। खैर ये थी क्यूनिफॉर्म लिपि यानी कीलाकार लिपि, जिसमें नुकीली चीज़ से लिखा जाता था। बच्चों को हम पढ़ेंगे इसमें दक्षिणी, आपको समझ आ गया होगा कीलाकार लिपि क्या थी। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर करीब जो है 5000 ईसा पूर्व से यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ सेटलमेंट होने लगा, यानी बस्तियों का विकास होने लगा। धीरे धीरे दक्षिण में, साउथ में, मेसोपोटामिया में बस्तियाँ बनने लगी, लोग रहने लगे, धीरे धीरे ये शहर बन गए, मंदिर बन गए, ठीक है। और यहाँ ये मंदिर बन गए, और मंदिर किस प्रकार के होते थे? छोटे छोटे जो है, छोटे से रूम होता था, छोटा सा कमरा होता था, कच्ची ईंटों का बना हुआ, और वह देवी देवताओं जैसे कि उर जो चंद्र देवता थे, इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, ठीक है, उनको वहाँ स्थापित किया जाता था। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। धीरे धीरे ये मंदिर जो एक छोटे से कमरे का रूप थे,
धीरे धीरे ये बड़े होते चले गए। कुछ मंदिर तो घरों की तरह होते थे और कुछ जो है उससे डिफरेंट होते थे। बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है कि लोग मंदिरों में क्या लाते थे। जब जैसे आप लोग जाते हो, हम लोग जाते हैं मंदिरों में, हम फूल ले जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। वो लोग क्या लाते थे? अन्न, दही और मछली लाते थे। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो है मेसोपोटामिया में जो मंदिर थे, पहले आम जनता जो थी, आम लोग वहाँ पूजा पाठ करने आते तो क्या लेकर आते थे। ऐसा इसलिए पता चला है क्योंकि वहाँ जो खुदाइयों से मछलियों की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं मंदिर की फर्शों पर। खैर जो भी हो, इस तरह धीरे धीरे जो था इसके अलावा मंदिरों में ही जो है काटना, बुनना, कपड़े बनाना, ये सारी काम शुरू हो गई। और धीरे धीरे जो है जो मंदिर ने एक ऐसी संस्था का रूप ले लिया जहाँ से जो है और भी कार्य लोग करने लगे और वहाँ मिलने जुलने लगे, आपस में डिस्कशन करने लगे। साथ ही मेसोपोटामिया में हम देखें, वहाँ क्योंकि दजला, वहाँ फरात नदी बहती थी। उस नदी से, जैसा आप जानते हो, भारत में हिमालय पर्वत है जिससे 3 मेन नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उन 3 नदियों से जो है बहुत सारी नदियाँ बन गई हैं। ऐसे ही फरात नदी, उससे उसकी बहुत सारी नदियाँ बन गई जिससे एक नेटवर्क सा फैल गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ फसल अच्छी होने लगी। ठीक है, लेकिन कई बार ये भी हो जाता था कि नदियों में बाढ़ आ जाती थी तो सारी फसल बर्बाद भी हो जाती थी। और कई बार क्या होता था, लोगों द्वारा ही समस्याएं हो जाती थी। जैसे कि जो लोग ऊपरी इलाकों में रहते थे वो सारा पानी वहीं स्टोर कर लेते थे, निचले मैदानी क्षेत्र में जो समतल प्लेन एरिया था उसमें नहीं जाने देते थे। उन लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, उनकी सारी फसल खराब हो जाती, सूख जाती थी। इसलिए कई बार पानी को लेकर के, ज़मीन को लेकर के झगड़े हो जाते थे और स्थिति ये हो जाती थी कि जो है अब जो ज़्यादा झगड़ा हो जाता था तो इन कुछ लोग ऐसे होते थे जो ताकतवर होते थे, तब इन झगड़ों को संभालते थे। वो धीरे धीरे फिर वो इनके मुखिया बन गए। और बाद में, पहले तो वो मुखिया क्या करते थे कि अपने कुछ साथियों के साथ माल लूटते थे हारे हुए लोगों से और उनको बंदी भी बना लेते थे, उनको अपना नौकर बना लेते थे और बाद में वो सारा माल आपस में बांट लेते थे। लेकिन बाद में और आगे आने वाले टाइम में चेंजेज आया। इन नेताओं ने फिर समाज के कल्याण की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और अब इनके साथ जो लोग इनके अंडर में रहते थे, ठीक है, धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती चली गई। उनको लगा ये जो नेता, ये जो हमारे लीडर हैं, इनसे हमें सुरक्षा मिलती है, तो उन्होंने उनको अपना राजा घोषित कर दिया। इस तरह से शहर बने, शहरों से मुखिया बने, शहरों में मुखिया बने और मुखियाओं से फिर राजा बनने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें धीरे जो है जो खुदा जो मैंने अभी आपको बताया, जो सोर्सेज हैं, जो इन सब से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। यदि शहरों में हम देखें तो यहाँ पर यदि सामाजिक रूप से देखें तो यहाँ न्यूक्लियर फैमिली थी, यानी एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा, उसका परिवार भी अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। जब शादी होती थी तो दोनों तरफ के लोग, वधू और वर पक्ष के लोग आपस में मिल करके सलाह कर करके तब मंदिर में शादी होती थी। इस तरह से जो है समाज में था। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उरनगर के विषय में। ठीक है, तो उरनगर अभी पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था उरुपनगर, जहाँ राजा एनमरकर का मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जहाँ से कीलाकार लिपि शुरू हुई थी। अब उरनगर, मेसोपोटामिया का उरनगर कैसा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खुदाइयों से, यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उन मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई करीब 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से, यानी प्लानिंग करके की गई थी। तो उसमें पता चला कि टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी गलियाँ पाई गईं। तो ऐसा लगता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ घरों तक नहीं पहुँच पाती थीं। अनाज के बोरे और ईंधन शायद गधे पर लाद कर ही घर तक ले जाए जाते थे। पतली पतली घुमावदार छोटी छोटी गलियाँ थीं। ठीक है, मतलब नगर नियोजन, कोई प्लानिंग नहीं थी। वहाँ गलियों के किनारे पानी के निकलने के लिए भी नालियाँ नहीं थीं। जबकि हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि मोहनजोदड़ो में हमें जो है वहाँ नालियाँ बनी मिली हैं, पक्की नालियाँ हैं, कवर्ड हैं और बाहर एक नाले में जाकर के गंदा पानी गिरता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ, मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ठीक है, जो नालियाँ थी, मिट्टी की नालियाँ थी, वो नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं। ऐसा लगता है कि घरों के छतों का ढलान भीतर की ओर जाता था। ठीक है,
और पानी नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में ही हौज बने होते थे, यानी कुंड, उनमें इकट्ठा होता था। शायद इसलिए किया जाता होगा कि कहीं तेज बारिश आने के कारण घर के बाहर कीचड़ ना भर जाए। हालांकि बाहर यदि खुदाइयों से कूड़ा कचरा भी मिला गलियों में पड़ा हुआ, वो शायद लोग घर का झाड़ू आदि लगा करके बाहर डाल दिया करते थे। शकुन अपशकुन में भी विश्वास करते थे। उनका कहना ये था कि घर की जो दहलीज होती हैं वो ऊंची नहीं होनी चाहिए सड़कों से, सड़कें नीचे होनी चाहिए, घर की दहली ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा उनका विश्वास था। कमरों के अंदर खिड़कियाँ रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुलते थे। इससे घरों के परिवार में प्राइवेसी बनी रहती थी। कई प्रकार के अंधविश्वास थे। शकुन अपशकुन में विश्वास करते थे। सारी बातें हमें पट्टिकाओं यानी टैबलेट पर लिखी हुई मिली हैं। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत आती है, घर की देहली सड़क से नीचे हो तो धन दौलत बाहर जाती है, सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शकुन अपशकुन भी लोग मानते थे। तो अब हम पढ़ेंगे जो है इसमें पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, पशुचारक यानी पास्टरल। तो इसमें हम क्या देखेंगे, करीब 2000 ईसा पूर्व के बाद मारिस नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर अभी हमने पढ़ा, पहले पढ़ा उरुक नगर जहाँ एनमरकर राजा का था, फिर हमने उर नगर पढ़ा, अभी अब पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का मारी नगर के विषय में। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित था जहाँ पर मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित है। ऊर्ध्व धारा यानी अप स्ट्रीम अर्थात नदी के ऊपर, फरात नदी के ऊपर स्थित है। समझ आ गया? माई नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण में फरात नदी के ऊपर स्थित है। समझ आया? तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ खेती भी होती थी और पशु भी पाले जाते थे। हमारे राज्य में वैसे तो किसान और पशुपालक दोनों ही तरह के लोग होते थे, ठीक है, लेकिन कई बार इन लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता था, क्योंकि कई बार जो पशुचारक थे यानी पास्टरल, इनको कई बार जो अनाज के लिए धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तो अपने पशु और अनेक पनीर और तथा उनके पनीर, चमड़ा और मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। ये लोग पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों और गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। ये लोग क्या करते थे, जो लोग पशुओं को लेकर जाते थे, खाना बदोश यानी जो नोमैडिक लोग थे, ये जो इधर उधर घूमा करते थे, ये किसानों की खड़ी फसलों को खराब कर देते थे। कई बार गांव में पहुंच जाते थे अंदर तो वहाँ भी हमला करके उनसे माल लूट लेते थे। इसलिए इनमें ये जो पशुचारक थे यानी पास्टरल थे, ठीक है, और जो ये जो किसान थे, इनमें आपस में झगड़े हो जाते थे। तो बच्चों इस तरह से जो है यदि हम माई नगर का देखें तो वह खेती और पशुपालन दोनों यहाँ पर हुआ करते थे। यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र से यहाँ आते रहते थे और ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को ले आते थे। ये समूह के समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूर और भाले के सैनिकों के रूप में आते थे और फिर यहीं पर बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का ही शासन स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, जैसे अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियाई जाति के लोग। ये इस तरह के जो था यहाँ पर आते थे और बस जाते थे और यहीं पर वो लोग रहने लगे। मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर मतलब कृषि भी होती थी, गडरिये भी होते थे जो नोमैडिक थे, याजावर, खाना बदोश, साथ ही यहाँ व्यापार भी होता था। ठीक है, यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा और उसके वाला यानी तेल, मदिरा और अन्य सारी चीज़ें नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के इलाकों में ले जाए जाते थे। मारी नगर व्यापार के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब व जो तेल के जो कंटेनर थे, ठीक है, उनको ले जाते थे समुद्री मार्ग से। ये सारी बातें हमें जो हमें सोर्सेस मिले, इनसे हमें सारी बातें पता चलती हैं। बच्चों
अब हम इसमें देखेंगे मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को बहुत महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोग रहते थे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जिनका सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट जो था उनका कल्चर था। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया, यानी अपनी पोएट्री के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें किससे मिलता है? गिलगेमिश के महाकाव्य से। ठीक है, गिलगेमिश का महाकाव्य। यह काव्य 12 टैबलेट में लिखा हुआ था। इसमें कहा गया कि जो गिलगेमिश था, गिलगेमिश कहाँ का था? उरुक नगर का था। एन मरकर के बाद ये उरुक नगर पर इसने शासन किया था। समझ आया बच्चों? गिलगेमिश, ठीक है, इसने एक एपिक लिखा जो 12 टैबलेट में लिखा, और ये कहाँ का शासक था? उरुक नगर का, जहाँ का राजा एनमरकर था पहले, जिसने कीलाकार लिपि शुरू की थी। तो एनमरकर के बाद ये इसने शासन किया उरुक नगर पर। ये महान योद्धा था। एक बार बड़ा दुख हुआ जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। वो बड़ा दुखी हो गया और वो सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने सागर महासागर सबको पार किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, परंतु जो है जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है, इन्होंने जो है यही बड़े परेशान हुए थे। जैसे गौतम बुद्ध के विषय में हमने पढ़ा था कि जो है वो कैसे जब एक बार बाहर निकले थे अपने पैलेस से, तो उन्होंने क्या देखा था? जब अपने पैलेस से निकले तो उन्होंने क्या देखा था कि एक डेड बॉडी देखी थी, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था। और लेकिन जब उन्होंने साधु को देखा जो शांत है, तब उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। वो सन्यासी बनने के लिए घर से निकल गए थे, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको संतोष मिला। इसी प्रकार से ये गिलगेमिश था, बड़ा दुखी हुआ जब इसके मित्र की अचानक मृत्यु हो गई। उसे शांति नहीं मिली। वो वापस अपने उरुक नगर लौट आया, और एक बार ऐसी जब वो शहर की चारदीवारी के अंदर ऐसे घूम रहा था, इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पकी हुई ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। एकदम वो भाव विभोर हो गया। तो उसने उसी पर जो है उसी नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण साहस भरी कथा का अंत हो गया। यानी उसने जब देखा कि नींव इतनी मजबूत है, जिसने इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को संभाल रखा है, तो उसने कहा कि जो है कोई बात नहीं, मैं इस राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाऊंगा, ठीक है, और कोई बात नहीं, यदि मेरा अंत हो जाता है तो बाद में मेरे पुत्र तो जीवित रहेंगे, ठीक है, फिर उनके पुत्र इस तरह से जो है इस नगर का आनंद लेते रहेंगे। और तब उसको सांत्वना मिली थी। बच्चों, हम पढ़ेंगे इसमें जो है लेखन कला की देन। इसमें हम देखेंगे बहुत सारी किस्से कहानियाँ। ये अभी हमने उरुक नगर का पढ़ा, उर नगर का पढ़ा, मारी नगर का हमने पढ़ा, ठीक है, गिलगेमिश का पढ़ा हमने जो है। तो बहुत सारी बातें जो हैं हमें कई बार हमें जो लिखित डॉक्यूमेंट मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, तो उनसे हमें पता चलती हैं। खैर, जो है मनोस्मृति कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णनों को तो मौखिक रूप से दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, फिर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित डॉक्यूमेंट और किताबों की जरूरत बहुत पड़ती है, ताकि जो विद्वानों की आगे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें पढ़ सकें। मेसोपोटामिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है विज्ञान के क्षेत्र में। उनकी काल गणना गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। यदि हम करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कुछ टैबलेट्स को देखें, तो उसमें जो है गुणा और भाग की, ठीक है, कुछ टैबलेट हैं जिसमें वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हमें जो है। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दे रखी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। साथ ही जो है इसमें 2 का वर्गमूल भी दिया हुआ है, 2 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे इसमें नीचे आपने दे रखा है, नीचे आपको एक डायग्राम दे रखा है, 1+24/60 प्लस 51/60 स्क्वायर प्लस 10/63। तो नीचे आप देखोगे, यदि इसका आंसर हम देखें पहला, तो इसमें इसका उत्तर 1.41421296 है, और हालांकि इसका जो सही उत्तर है 1.414213, पहले था 1213, पहले 96, 56, और थोड़ा सा ही चेंज है। इसका मतलब वो लोग मैथ भी उनका ज़बरदस्त था उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने
होते थे कि अगर एक क्षेत्र का एरिया इतना इतना है और 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा है, तो संपूर्ण पानी का वॉल्यूम बताइए, आयतन बताइए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में डिवीजन किया। 1 महीनों को 4 हफ्तों में, 1 दिन को 24 घंटों में, 1 घंटे को 60 मिनट में उन्होंने विभाजित किया। ये सब हमें मेसोपोटामिया ने ही दिया है, जो आज भी हम इसका जो है इसी तरह का हमारा फार्मूला चलता है। तो अभी आपने देखा मेसोपोटामिया में कितना जब विश्व को कितना कुछ दिया है लेखन कला के क्षेत्र में। जब कभी सूर्य चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार घटित होने का हिसाब रखा जाता था। उसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल स्टार और प्लानिटेरियम की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उसका हिसाब रखा जाता था। तो इस तरह से जो है मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालय जैसे उन संस्थाओं का अभाव होता, जब विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे। जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यानी यदि लेखन कला ना होती तो उस समय ऐसे लोग ना होते जो ये सारा जितना भी जो मेसोपोटामिया ने विश्व को दिया है तो उसको ना लिखते, जो प्रतिभा संपन्न लोग थे, और आज हम उनको ना पढ़ पाते, ना ये सारी बातों को कि हम सबको नॉलेज होती। तो हमने बहुत कुछ सीखा है मेसोपोटामिया से। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें यदि आपको कुछ कहीं कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।